जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है, यह सेशन आपका टेस्ट यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं इस सेशन में, जो कि हमने पिछला 3 सेट सॉल्व कर लिया है एनटीपीसी का और रेलवे ग्रुप डी का। तो आप लोग इसी तरह साथ बनाए रखें और अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर उठ के आता है तो ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी एनटीपीसी मतलब जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं सब में प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट होते हैं, ये तो सबको पता है। और साथ में यह तो फिक्स थोड़े होता है कि अगर 30 क्वेश्चन हम करा दिए तो 30 के 30 आ जाएंगे, लेकिन यह ज़रूर होता है कि 30 में से आपके 2, 3, 1, किसी किसी में 5 ऐसे आ सकते हैं डायरेक्ट, है ना दोस्तों। लेकिन इसके साथ जो हम फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो देखेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ हम 20 से 25 फैक्ट लेके चलते हैं। और उस फैक्ट के साथ अगर आप चलते हैं तो आपका समझिए कि इसके साथ साथ 5 अगर 2-3 क्वेश्चन इस टेस्ट में से आता है और उस फैक्ट में से 4 से 5 क्वेश्चन आपका कन्फर्म है दोस्तों। अगर आप लोग बने रहेंगे, अगर इससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज बदल के पूछेगा, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा फैक्ट से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग फटाफट आ जाइए और शेयर कर दीजिए वीडियो को तुरंत दोस्तों। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज फॉलो करें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। द लेडी वेलिंगटन पार्क दोस्तों, आपको पता है द लेडी वेलिंगटन पार्क आपका एक जो है पिकनिक के लिए एक सुंदर स्थान है। पिकनिक के लिए एक सुंदर स्थान है। लोग यहाँ पे पिकनिक बनाने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाया करते हैं, और यह यहाँ पे लोग घूमने भी जाया करते हैं दोस्तों। तो इसमें डियर पार्क तो होगा नहीं, और आपका डियर पार्क ये आपका कौन सा पार्क हो जाएगा, लोधी। कौन सा दोस्त हो जाएगा, लोधी गार्डन। द लेडी वेलिंगटन पार्क के द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप बता देंगे लोधी गार्डन्स को। इसको हम लोग जानते हैं द लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से। अब देखते हैं कुछ द डियर पार्क के। डियर पार्क, अच्छा दोस्तों ये बताइए डियर पार्क कहाँ पे है। पहले डियर पार्क कहाँ पे है, तो बता देंगे दिल्ली में। दिल्ली आपका हसीन शहर दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ के आपको पता है यहाँ के गवर्नर कौन है, और बता देंगे अनिल बैजल। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे ये पूछा जाता है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 7 हैं। ये आपका यूटी है, ये पता रहना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। इसका स्थापना जो हुआ था दिल्ली का, तो आप बता देंगे दिल्ली का जो जब दिल्ली कैपिटल बना था सबसे पहले, तो 1911 में इसका मांग किया गया था। 1912 में से बना दिया गया था भारत का कैपिटल। लेकिन बाद में जो न्यू दिल्ली बनता है, तो न्यू दिल्ली बनने का जो कंडीशन है 1927 को बनता है न्यू दिल्ली, लेकिन जो कैपिटल के रूप में मान्यता दी जाती है उसे 1931 में। इसको याद रखेंगे, है ना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो दिल्ली डियर पार्क का जो लोकेशन है दोस्तों, वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो आप लोग बता देंगे कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन है साउथ दिल्ली में। ये आपका दिल्ली है बिल्कुल, यहाँ पे आपका हरियाणा इधर बाद आपका पड़ जाता है यूपी। बट जो दिल्ली है नीचे वाला, दिल्ली के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट की तरफ ये आपका ये पार्क पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी जगह आपका जो बौद्ध जयंती पार्क है, बौद्ध जयंती पार्क बिल्कुल इसी के आसपास पड़ता है। लगभग यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर के आसपास में दोनों का डिफरेंस है इसमें। और यहाँ पे जो बुद्ध जयंती पार्क है, यहाँ पे बुद्ध जी की प्रतिमा भी बनाई गई है। 2.5 मीटर ऊंचाई इसकी ऊंची है, 2.5 मीटर तक। इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद एक और हम पार्क आपको लोग को बता देते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुगल गार्डन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लोग इसे नोट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यह पूछा नहीं गया तो मुगल गार्डन्स जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे। ये शिवालिक रेंज हम लोग का रेंज है ना, हम लोग ज्योग्राफी में बिल्कुल डिटेल से पढ़े हुए हैं। तो बिल्कुल नीचे वाला जो हिमालय का रेंज है उसे शिवालिक रेंज बोलते हैं, उसे हिमालय का पाद भी बोला जाता है, पैर, ठीक है दोस्तों। तो शिवालिक रेंज के तलहटी यहाँ पे आपका सब 4 हिमालय रेंज है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो चौथा रेंज है ये ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर होता है, और ये जो चौथा है उसी को शिवालिक रेंज बोलते हैं हम लोग। तो यह जो शिवालिक रेंज है इसी के पास, इसमें उत्तराखंड भी आ जाता है यहाँ पे पास में। तो उत्तराखंड से लगभग आपका देखा जाए तो 10 किलोमीटर दूर, उत्तराखंड के देहरादून से लगभग 10 किलोमीटर के दूर स्थित है आपका मुगल गार्डन्स। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों।
चलिए, और एक और पार्क है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, मालसी। कौन सा? मालसी। इसमें नहीं दिया है आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको नोट कर लेंगे। मालसी डियर पार्क, मालसी डियर पार्क, यह भी बिल्कुल शिवालिक जो रेंज है हमारा, शिवालिक रेंज, उसी के बिल्कुल तलहटी में यह भी स्थित है। यह भी उत्तराखंड के ही आसपास पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए दोस्तों, जो आपका मुगल गार्डन्स है, इसको किसने बनवाया था? तो आप लोग को पता होगा, जो मुगल गार्डन्स है, मुगल गार्डन्स को वही बनवाया है जो आपके राष्ट्रपति भवन को बनवाया है। मुगल गार्डन्स को कौन बनवाया है तो बताएंगे आप, एडविन लुटेंस, एडविन एडविन लुटियंस, लुटियंस। ठीक है दोस्तों, लुटियंस, एडविन लुटियंस ने मुगल गार्डन्स को भी बनवाया हुआ है। और एडविन लुटियंस ने उसका जो आपका राष्ट्रपति भवन है, उसका भी डिजाइन इन्होंने ही किया था, तो आप याद रखेंगे। और जो ये मुगल गार्डन्स है दोस्तों, ये 13 एकड़ में फैला हुआ है, 13 एकड़ में। ये भी आप लोग फैक्ट के थ्रू याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो मुगल गार्डन्स है, यहाँ पे मुगलों का शैली, मतलब कि चित्रण वगैरह अच्छे से किया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतनी चीज़ें अगर समझ में आई तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लोधी गार्डन्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है दोस्तों। 101% इसको याद करेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग इसको नोट डाउन करके लिख लें कि सर कुछ कह रहे थे। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बताएंगे केरल का। केरल का क्या होता है? अच्छा बता दीजिए। केरल का होता है कथकली, कथकली, कथकली। ठीक है, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का बता देंगे आप, भरतनाट्यम होता है। क्या होता है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम दोस्तों। और और क्या होता है तमिलनाडु का? तमिलनाडु का और बता देंगे, पोंगल भी होता है। क्या होता है दोस्तों? पोंगल, पोंगल, पोंगल भी तमिलनाडु का ही होता है। इसके बाद और देखा जाए तो नीचे कर्नाटक, कर्नाटक का ही होता है दोस्तों यक्षगान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। यक्षगान किसका होता है? कर्नाटक का बताएंगे। अच्छा दोस्तों, यूपी का बताइए। तो यूपी का बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, तो यूपी का बता देंगे आप, कजरी, कजरी हो गया, रासलीला हो गया, रासलीला, रासलीला हो गया। इसके बाद देखा जाए छौरा, छौरा, छौरा नृत्य हो गया, नौटंकी हो गया, नौटंकी। अगर दोस्तों नौटंकी अगर देकर पूछ लिया जाए कौन से राज्य का है, तो अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र रहेगा और यूपी दोनों रहेगा तो आप महाराष्ट्र लगाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अगर महाराष्ट्र नहीं है ऑप्शन में तभी यूपी लगाएंगे, है ना, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद और यूपी का क्या हो जाएगा? यूपी का और हो जाएगा आपका चरकुला, चरकुला ब्रजभाषी के लोग इसको डांस के थ्रू देखते हैं, तो याद रखेंगे चरकुला। यह भी यूपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है ना दोस्तों। चलिए और हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यूपी का देख लिए, सब हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं, लोक नृत्य के बारे में। जैसे कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का बताएंगे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। इसके बाद देखा जाए झारखंड, झारखंड का छऊ और डांडी, छऊ और पाइका दोस्तों, छऊ और पाइका, छऊ और पाइका किसका है? झारखंड का हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो गुजरात, गुजरात का क्या हो जाएगा? गरबा, याद रखेंगे गुजरात का गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया, ये गुजरात का हो जाएगा। इसके बाद और अगर राज्य का देखा जाए, जैसे कि आपका पंजाब, पंजाब का बताइए, भांगड़ा, हर घर में होता है भांगड़ा, भांगड़ा हो गया। और गिद्दा हो गया, गिद्दा, भांगड़ा, गिद्दा। अगर राजस्थान का देखा जाए दोस्तों तो घूमर, घूमर, राजस्थान का घूमर। और सुई सीनी, सुई सीनी, सुई सीनी, ये राजस्थान का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर का एक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का राउफ। क्या दोस्तों? राउफ, राउफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के आप इसे लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है यक्षगान का। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लिखेंगे, क्योंकि यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और केमिस्ट्री आपका बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। सब सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हैं चैनल पे, और केमिस्ट्री भी बेसिक से स्टार्ट होगा। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आप लोग करते रहेंगे अपना क्वेश्चन, यहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चन लेके आते हैं प्रीवियस ईयर का, आप लोग करते रहिए ध्यान से। सफ़ेद फास्फोरस में सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है, मतलब कि उसमें उसको किस में रखा जाता है? क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस जो होता है दोस्तों बहुत ज्वलनशील होता है, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी उसमें फ्रिक्शन दे दें, घर्षण दे दें, तो तुरंत आग पकड़ लेता है। जैसे हम लोग का मैच बॉक्स हो गया, मैच बॉक्स में क्या लगा होता है, कौन सा फास्फोरस होता है? तो बताएंगे जो मैच बॉक्स हम लोग रगड़ के जलाते हैं स्टिक्स, मैच स्टिक्स को, तो उसमें रेड फास्फोरस होता है, ना कि
सफ़ेद फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस, इसको याद रखेंगे, रेड फास्फोरस। और रेड फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस से कम रिएक्टिव होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी रगड़ हुआ सफ़ेद फास्फोरस में, ये तुरंत आग पकड़ लेता है। इस वजह से जो सफ़ेद फास्फोरस होता है इसको हम लोग पानी में रखते हैं, पानी में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, H2O में, इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस से हम लोग बॉम्ब भी बनाते हैं, बॉम्ब, वेपन्स, वेपन्स, वेपन्स भी बनाए जाते हैं, बॉम्ब हो गए, बॉम्ब बनाए जाते हैं। और सफ़ेद फास्फोरस का अगर हम बोलें आपको सफ़ेद फास्फोरस का, आप बताइए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बताएंगे 15 होता है, एटॉमिक नंबर 15 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है, 30.97। सफ़ेद फास्फोरस का नहीं दोस्तों, केवल फास्फोरस की बात कर रहे हैं, केवल फास्फोरस का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 15 होगा और एटॉमिक वेट देखा जाए तो 97, क्योंकि फास्फोरस से ही सफ़ेद फास्फोरस हो गया, आपका रेड फास्फोरस हो गया, वायलेट फास्फोरस हो गया, ब्लैक फास्फोरस हो गया, ये सब इसी से बनते हैं, फास्फोरस से, ठीक है। फास्फोरस का जो संकेत होता है वो पी होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक वेट 30.97 है ना दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए नेक्स्ट, अगर पीरियड और रो, ये रो होता है और ये पीरियड होता है, क्योंकि आपको पता है आपके आवर्त सारणी में, आपके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं ऐसे, और 18 रोज होते हैं। जो लास्ट वाला रोज होता है उसमें, उसको हम बोलते हैं अक्री गैस, 18वें नंबर वाले को, ठीक है दोस्तों। और जो स्टार्टिंग के एस ब्लॉक होते हैं S1 S2, उसको हम बोलते हैं एल्काइल मेटल और अर्थ एल्काइल मेटल, ठीक है ना, क्षारी धातु और क्षारी मृदा धातु। S1 को क्षारी धातु, S1 रो वाले को, और S2 जो रो है उसे बोलते हैं हम लोग क्षारी मृदा धातु है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप फैक्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, अगर आप लोग याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो गलनांक होता है फास्फोरस का, वो कितना होता है तो बता देंगे आप। जो सफ़ेद फास्फोरस का गलनांक होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 44.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको याद रखेंगे। और फास्फीन, इसी फास्फोरस से एक फास्फीन बनाया जाता है, मोस्ट ज्वलनशील गैस है, इसको याद रखेंगे, फास्फीन, फास्फीन, फास्फीन दोस्तों। इसका फार्मूला जो होता है PH3, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों अगर इसी में देखा जाए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। अगर देखा जाए फास्फोरस पेंटासल्फाइड का, तो आप बता देंगे P2S5, या फिर अगर ये नहीं दिया ऑप्शन में तो दिया रहेगा P4S10, दोनों में से कोई लगा देंगे। फास्फोरस पेंटासल्फाइड के लिए इन दोनों में से कोई, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए PCl5, ये याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम एक वीडियो भी डाल चुके हैं, जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। जो इस बार जो मोदी जी लाल किले से अपना ऐलान किए थे, कितने प्रोजेक्ट के बारे में, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डॉल्फिन हो गया, ठीक है, एक हेल्थ के लिए आया था, तो सब है प्लेलिस्ट में, आप आइए देखिए, बहुत सारे करंट के टॉपिक पड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ, तो आपको पता है 1972 होगा, 1972 नहीं होगा, इसको काट दीजिए। 1973 इज राइट आंसर इसका, क्योंकि 1983 और 1991 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1992 में एक आया था प्रोजेक्ट आपका हाथी, मतलब एलिफेंट संरक्षण के लिए आया था 1992 में, ठीक है दोस्तों। अभी 2020 में लाल किले से मोदी जी ने ऐलान किया है डॉल्फिन को लेके, डॉल्फिन प्रोजेक्ट के लेके बात किया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो डॉल्फिन को एक जलीय जीव की मान्यता भी दी गई है, और डॉल्फिन इस समय अगर देखा जाए कितना है तो बताएंगे 3800, यह रेड डाटा बुक में भी आ चुका है, IUCN के रेड डाटा बुक लिस्ट में डॉल्फिन को रखा गया है दोस्तों, ठीक है, इंडेंजर्ड कंडीशन में, जो कि विलुप्त होने के कगार पे बिल्कुल है। अगर देखा जाए दोस्तों कि टाइगर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। टाइगर को संरक्षण दिया गया क्योंकि टाइगर का भी विलोपन हो रहा था, उनका भी खात्मा हो रहा था धीरे धीरे। जब सरकार को ऐसा लगता है कि कोई भी जीव जंतु खत्म हो रहा है और वह हमारे इन्वायरमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक जानवर का एक क्रम नहीं बनेगा तब तक हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से टाइगर को संरक्षण करने के लिए 1972 दोस्तों, इसका आंसर 1972 होगा ना, 1972 होगा, इसको याद रखेंगे 1972, गलती से 1973 बोल दिए होंगे हम, 1972 आप लोग नोट करेंगे, 1972 है, ठीक है दोस्तों, 1972, इसको आप लोग याद रखेंगे। और 1972 में अगर इस समय देखा जाए पूरे वर्ल्ड में टाइगर 75%, पूरे वर्ल्ड का 75% केवल इंडिया के पास है। 75% का मतलब अगर टोटल देखा जाए 2967 टाइगर इस समय केवल इंडिया में है दोस्तों। और इंडिया के अलग अलग स्टेट में देखा जाए तो MP में अगर देखा जाए
एमपी में कितने टाइगर हैं तो आप बताएंगे एमपी में हैं आपके 526 टाइगर। ठीक है दोस्तों, 526 टाइगर एमपी में हैं। अगर कर्नाटक में देखा जाए, इसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य आ जाता है। कर्नाटक में कितने हैं तो बताएंगे 524 टाइगर हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आ जाता है, JNK, जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 442 टाइगर हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट में आ जाता है आपका महाराष्ट्र, मुंबई जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, महाराष्ट्र में कितने हैं तो बता देंगे 312 टाइगर हैं इस समय। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और तमिलनाडु में भी कुछ हैं, तमिलनाडु में कितने हैं तो बता देंगे 264। अगर इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल निकल के आता है हमारा कितना, तो बताएंगे आप कितना आता है दोस्तों, 2967। इतने टाइगर हैं पूरे भारत में, लगभग पूरे वर्ल्ड का 75%, और 25% सारे वर्ल्ड को मिला के, सारे कंट्री मिला के। ठीक है दोस्तों, चलिए एलिफेंट का पता चल गया आपको। और एलिफेंट तो पता चल गया 1992 में आया था, एलिफेंट संरक्षण 1992। यह भी पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आपके रेलवे में तो पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। इस समय अब डॉल्फिन भी प्रोजेक्ट आ गया, आप लोग उसको पढ़िए अच्छे से, फिर एग्जाम क्लियर होगा तभी दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगर देखा जाए दोस्तों इस समय एलिफेंट कितने हैं हमारे देश में तो बताएंगे 27,312 इतने एलिफेंट हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। और आपका बताया गया डॉल्फिन कितने हैं तो बता देंगे 3800 आसपास में डॉल्फिन है आपके। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर आप ए राइट करेंगे क्योंकि 1972 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, 1972 लगाएंगे, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट देने वाले हैं आपको हम, आप लोग बस देखते चलिए। राजघाट किसकी समाधि स्थल है तो बताएंगे आप, राजघाट किसकी समाधि स्थल है तो याद करिएगा, राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल। अब सबके समाधि स्थल के बारे में बात कर लीजिए, जैसे इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं समाधि स्थल को, शक्ति स्थल बोलते हैं। इसको आप लोग याद करिए, कॉपी पे नोट करिए, शक्ति स्थल बोलते हैं दोस्तों, शक्ति स्थल बोलते हैं। अगर इसके बाद देखा जाए लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं तो बताएंगे विजय घाट बोलते हैं दोस्तों, विजय घाट बोलते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री का हो गया, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि जनरल डायर है वो जलियांवाला बाग में ही अपना शूट वगैरह कराया था 1919 को। आप लोग को याद होगा कंडीशन पूरा, आपका पंजाब के अमृतसर में, तो याद कर लेंगे। उसका जो जनरल डायर का अगर देखा जाए समाधि स्थल तो जलियांवाला बाग में ही है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर कहिए या फिर ठाकुर कहिए, इनका समाधि स्थल शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है, शांति निकेतन। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखा जाए चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम पूछा जाता है तो बता देंगे किसान घाट। क्या दोस्तों, किसान घाट है ना, क्योंकि अब किसान से बहुत ज़्यादा इनका लगाव रहता था, इस वजह से इनका समाधि स्थल का नाम किसान घाट रखा गया है। इस तरह देखा जाए राजीव गांधी वीर भूमि, राजीव गांधी ने एक संविधान में संशोधन आपके लाया था, जो आपका चुनाव देने का अधिकार था पहले 21 साल हुआ करता था, बाद में इन्होंने 18 साल कर दिया। किस संशोधन के थ्रू बताएंगे, 61वें संशोधन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए जगजीवन राम का, इनका समाधि स्थल का क्या नाम है तो बताएंगे समता स्थल। कौन सा, समता स्थल दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट में क्या है आपका, जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका भी याद कर लेंगे। एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह का क्या नाम से जाना जाता है, एकता स्थल के नाम से जाना जाता है समाधि स्थल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे दोस्तों। आप लोग अप्रिशिएट करते रहिए, थोड़ा शेयर भी करते रहिए वीडियोज़ को, आप लोग देखते ही बस मत रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट भी अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग शेयर करते चलें दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आपका बिना टाइम बर्बाद किए हुए नेक्स्ट चलते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, हृदय की धड़कन, हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है तो आप तुरंत बताएंगे पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, जो इसका आपका एटॉमिक नंबर है दोस्तों। 30 तक तो आप एटॉमिक जो आपके तत्व की संख्या होती है एटॉमिक नंबर तक, आप 30 तक तो याद करके चलें, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। और आप यह भी याद करें कि कितने हमारे ब्लॉक हैं, कितने हमारे पीरियड हैं। ब्लॉक हमारे 18 हैं, मतलब समूह हमारे 18 हैं ऐसे, और रो होते हैं ऐसे रो होते हैं, और ऐसे कॉलम होते हैं जिसे हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड 7 हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसका हम किसी दिन अच्छे से केवल इसकी के ऊपर सेशन लेके चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। अच्छा ये बताइए आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन यहाँ पे दिया है तो आयरन की बातें कर लेते हैं।
आयरन बताइए, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आप बता देंगे 26 होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई दे देगा कोई तत्व और पूछ लेगा इसका एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक वेट बताइए। तो एटॉमिक वेट इसका कितना होता है लोहे का? बता देंगे लगभग 52 होता है, 52 के आसपास में होता है। सोडियम का बताइए, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का बता देंगे 11 होता है एटॉमिक नंबर। अगर पूछा जाता है कि अब इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, तो तुरंत बता देंगे 22.9। ठीक है ना, लगभग दोगुना हो जाता है, तो 22.9 याद करेंगे। और अगर पूछा जाता है कि इस सोडियम का आविष्कार किसने किया था, पूछ सकता है सोडियम का आविष्कार, तो बता देंगे डेवी। डेवी 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 ने किया था 1807 में, 1807 में, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ देख लेते हैं। चलिए अच्छा, गंधक की बात देख लेते हैं। गंधक का फॉर्मूला क्या होता है? तो बता देंगे S8 होता है। बस इसकी यहाँ से इतना आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। और बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं इस तरह, तो कोई ऐसा कोई नहीं है जो आपका एग्ज़ाम निकलने से रोक ले दोस्तों। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, चैनल पे बने रहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर, जो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर है दोस्तों, वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? उनके जो बना था हुआ उस समय राजा कौन थे, या फिर कह लीजिए किसका शासन था? तो आप लोग को याद होगा उस समय कृष्णदेव राय, जो हमारे कृष्णदेव राय हैं, तुलु वंश के, तुलु, तो इसे तुलुआ वंश बोला जाता है। जो आपका अगर देखा जाता है तो आपका विजयनगर, विजयनगर एम्पायर के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपके डायनेस्टी आए थे। पहला संगम, क्रम से आप लोग याद रखेंगे, संगम, संगम, संगम के बाद सलव, स्लेव, जिसे हम लोग सॉरी सलुआ, क्या बोलते हैं, सलुआ वंश, सलुआ वंश। ठीक है, सालू वंश या फिर सलुआ वंश के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है तुलवा, तुलवा या फिर तुलु वंश। ठीक है दोस्तों, तुलु या फिर तुला, ठीक है, क्रम से लिख देते हैं अच्छे से। पहला क्या है? संगम, संगम डायनेस्टी। फिर उसके बाद सलुआ या फिर सुलुआ, सुलुआ करके आता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। फिर इसके बाद आ जाता है तुलवा, तुलु वंश, तुलु वंश। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद लास्ट आ जाता है अरिविडू। कभी काल के दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि इन चारों का, या फिर कोई एक देकर पूछ लेगा इनका जो है कि हेडक्वार्टर आपका जो मेन इनका कैपिटल था कहाँ पे था, तो आपको बताना होगा विजयनगर में था, है ना। इनका जो शासन स्टार्ट हुआ था, हरियर और बुक्का नाम के दो भाई थे, 1336 से स्टार्ट किए थे दोस्तों, 1336 से स्टार्ट किए थे, लगभग 1646 तक यह आपका विजयनगर एम्पायर के इन लोगों ने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाता है एलिफेंटा की गुफाएं किस राजा के काल में बनाए हैं, तो एलिफेंटा की गुफाएं आपको पता है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये आपके किस राजा के काल में बना है, तो बताएंगे राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये भी दक्षिण भारत के राजा थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के शासन में बना था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर पूछ लेता है अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो तुरंत आप बताएंगे अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही हैं, औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कौन सी? अजंता की गुफाएं भी। इसी तरह यह किसके शासन काल में बना था अजंता की गुफाएं, तो बताएंगे गुप्त शासन के काल में। और गुप्त काल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर देख लेते हैं एलोरा की गुफाएं, एलोरा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हो गया बस। एलोरा की गुफाएं अगर देख लेते हैं, एलोरा, तो आप लोग याद रखेंगे एलोरा की गुफा, जो एलोरा की गुफा है दोस्तों, जो एलोरा की गुफाएं जो कि बौद्ध, बौद्ध द्वारा बनाया गया था, बौद्ध शासकों द्वारा बनवाया गया था। इस समय जो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं देखा जाए तो यह भी औरंगाबाद में ही है, औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक है दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है, यह भी पड़ जाता है। और ये एलोरा की गुफाएं दोस्तों हमारे किस नोट पे इसमें बना हुआ है, तो बताएंगे 20 वाले नोट पर। हम पूरा नोट का अगले सेशन में, मतलब इसका जो पिछला वाला पार्ट गया था आपके क्वेश्चन सीरीज का, उसमें पूरे नोट का जानकारी दे दी है, किस नोट पे किसका चित्रण है, आप लोग देखें कि नहीं देखें। तो इस तरह कहा जाता है कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव का मंदिर, ये खजुराहो में है, एमपी के खजुराहो में है, खजुराहो। ठीक है दोस्तों, खजुराहो। अब इसको कौन बनाया था, तो चंदेल शासकों ने बनाया था कंदरिया महादेव के मंदिर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें बस डायरेक्ट याद रखिए जो ग्रे क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे ग्रे क्रांति जो है दोस्तों वो आपका उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक, उर्वरक से संबंधित है। अब अच्छा ये बताइए, अब हम क्रांति के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है भारत में, तो बताएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन को, डॉक्टर स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन जी को। ठीक है दोस्तों, इनको माना जाता है। जो यह पहल स्टार्ट हुआ था, जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो कब आया था, तो 1960 में आया था,
दोस्तों कब आया था? 1960 में आया था। डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने लाया था यह क्रांति हमारे देश में। अगर पूछा जाता है विश्व में कौन किसको जाना जाता है हरित क्रांति का जनक, तो बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। कौन दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग, आप लोग इसको याद रखेंगे। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन। अब अगर देखा जाए पहली बार जो हरित क्रांति का इंट्रोड्यूस कराया गया था, कहाँ पे कराया गया था, किस राज्य में कराया गया था, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो बताएंगे पंजाब में, हमारे पंजाब, जहाँ के सीएम अमरिंदर सिंह हैं। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अच्छा है दोस्तों, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति। क्रांति के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का मतलब दूध, दूध उत्पादन से रिलेटेड है। इसके बाद पीली क्रांति, पीली क्रांति का मतलब तिलहन, जो तिलहन आपका फसल होते हैं ना सब, तिलहन जैसे कि आपका तीसी वगैरह सब आ जाते हैं इसमें। जो खेतीगर होंगे वो लोग जानते होंगे, जो खेती वगैरह करते हैं, है ना। इसके बाद आ जाता है जो गांव से बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें जानते होंगे। पीली क्रांति, पीली क्रांति मतलब कि तिलहन से हो गया। इसके बाद नीली क्रांति, नीली क्रांति मतलब दोस्त मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन से रिलेटेड है। इसके बाद आ जाता है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का मतलब प्याज, प्याज भी हो सकता है, और आपका झींगा, झींगा होता है ना, झींगा, झींगा उत्पादन, इससे भी रिलेटेड है, इसको याद रखेंगे, गुलाबी क्रांति। इसके बाद काली क्रांति, काली क्रांति आपको पता होगा कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, और खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम या फिर खनिज पदार्थ, दोनों से रिलेटेड है। खनिज पदार्थ, खनिज तेल जो आते हैं ना, उन सब से रिलेटेड है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद हम कुछ और बता देंगे, जैसे रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो बता देंगे अंडा से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति तो बता देंगे आलू से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो तुरंत बता देंगे आप किससे संबंधित है, बागवानी फसल से, बागवानी, बागवानी फसल से। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखते हैं विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो बताएंगे हेनरी सीले ने किया था। कौन किया था दोस्तों, हेनरी सीले ने किया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। अच्छा ये बताइए थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो बताएंगे गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली, गैलीली। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, गैलीलियो गैलीली ने हमारा थर्मामीटर का आविष्कार किया था, जिससे हम लोग टेम्परेचर वगैरह मेजर करते हैं। बैरोमीटर, अच्छा बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, जो उससे हम लोग हवा का प्रेशर मेजर करते हैं इन्वायरमेंट में, तो बैरोमीटर का बता देंगे कौन किया था, तो बताएंगे ई टॉर्सेली, ई टॉर्सेली, टॉर्सेली। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, कॉपी भी नोट करते हुए चलिए दोस्तों। इसके बाद अगर पूछा जाता है आपसे प्रेशर कुकर का, तो बताएंगे डेनिस, डेनिस ने किया था, डेनिस, हाँ डेनिस और पैपिन दो लोग थे, इसको आप लोग याद रखेंगे, पैपिन। अच्छा भाप इंजन मतलब स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, बता देंगे आपका न्यूकोमन, न्यूकोमन, थॉमस न्यूकोमन करके थे, भाप इंजन का आविष्कार किए थे थॉमस, थॉमस से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाता है तो थर्मस का आविष्कार तो डेवर ने किया था, डेवर, डेवर ने किया था थर्मस का आविष्कार। मशीन गन का, मशीन गन का जेम्स पाकल, जेम्स पाकल, पाकल, जेम्स पाकल ने किया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद पूछा जाता है एक्सरे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो बता देंगे एक्सरे का रॉन्टजन। कौन दोस्तों, रॉन्टजन, रॉन्टजन, रॉन्टजन ने किया था। इसके बाद अगर नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे कि बताइए विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया था, तो बता देंगे व्हीलर। कौन दोस्तों, व्हीलर ने किया था, व्हीलर ने किया था। बस दोस्तों यहाँ से इतना बहुत ज़्यादा है। एक और आ जाता है आपके पोर्टलैंड सीमेंट, तो उसको याद रखेंगे, जोसेफ, जोसेफ करके हैं, उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग नोट डाउन करते चलें उसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। अब देखिए तांबा, तांबा का शत्रु तत्व कौन है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन है, मतलब शत्रु तत्व का मतलब यह कि जो उसको जंग के थ्रू खराब कर दे, जो उसको उस पर जंग के लग जाए और ख़राब कर दे। मतलब तांबा पे नीले नीले कलर का आप देखते होंगे कि अगर वह काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है तांबा, तो नीले नीले कलर का उस पर जंग टाइप में कुछ लग जाते हैं, वो किसके कारण से लगते हैं, तो बता देंगे गंधक, गंधक यानी कि सल्फर, S8 याद रखेंगे, S8। ठीक है दोस्तों, इसके कारण रखता है। आप जानते होंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। ऑक्सीकरण में दोस्तों कि ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, किसमें, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, और संयोजकता, जो संयोजकता होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से पदार्थ खराब होने लगते हैं, कोई भी तत्व हो, कोई भी एलिमेंट हो, खराब होने लगता है। लेकिन अपचयन में क्या होता है,
अपचयन में देखेंगे तो अपचयन में जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है और संयोजकता में वृद्धि हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो संयोजकता में वृद्धि होगा, इस वजह से वो तत्व खराब होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कार्बन का परमाणु क्रमांक बता दीजिए आप लोग कमेंट में थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यह 11 है, यहाँ पे नोट नहीं किया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 11 नंबर का है, ठीक है। बताइए रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसमें जो आपका नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण, यह बच्चों में होता है ज़्यादातर, नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। जो बच्चे होते हैं, पानी के जो पीने का पानी होता है उसमें नाइट्रेट आयन, जब नाइट्रेट आयन मतलब कि NO3 जब ये अधिक हो जाती है, उच्च स्तर में होता है, तो बच्चे अगर उसे पी लेते हैं तो उनके रक्त में ऑक्सीजन प्रवहन करने की, जो ऑक्सीजन परिवहन करता है उसकी क्षमता कम हो जाती है और उनके ऊपर कुछ अलग से, ओठों पे कुछ अलग से नीली नीली कलर के कुछ लक्षण देखे जाते हैं। उसी को बोला जाता है दोस्तों कि आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए एक क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन क्लोरीन, हम क्लोरीन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। क्लोरीन एक आपका प्यूरीफाई किया जाता है, इससे पानी का प्यूरीफाई किया जाता है। आप लोग के घर में भी मिलाया जाता होगा, टंकी वगैरह में आप लोग याद देखते होंगे जैसा कि, नहीं तो फिर जो यह सप्लाई वाला पानी आता है ना, उसमें तो पक्का मिला होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो बताइए मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो आप बता देंगे रेटिना पर बनता है दोस्तों, ये आपको पता होगा। और रेटिना पर कैसा भी बनता है, रेटिना पर जैसे हमारा आँख है, उभरा हुआ आँख है, मान लीजिए, फिर से बना देते हैं इसको हम फिगर को अच्छे से। मान लीजिए यह हमारा रेटिना आपके ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना होता है आँख, है ना। तो यहाँ से लाइट एंट्री करती है, याद करेंगे, अभी बताते हैं सब। अब देखिए जो जो प्रकृति होता है रेटिना पे बनने की, जिस लाइट की, तो कैसे होती है प्रकृति, तो आप बताएंगे वो उल्टा होता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है हमारे आंख पे, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। वास्तविक बनता है और इसको जो रेटिना पर उल्टा और वास्तविक बनता है, इसी को हमारा मस्तिष्क सीधा करके देखता है दोस्तों, सीधा करके उसे हमको व्यूज कराता है। अब इसके बाद अगर देखा जाता है कार्निया, अच्छा बताइए कार्निया क्या होता है। कार्निया याद रखेंगे, कार्निया से होकर ही, जैसे अगर कोई हम यहाँ पे बना दें ऐसे, तो कार्निया से होकर ही कोई भी लाइट हमारे आंख में आती है, एंट्री करती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आइरिस क्या होता है, आइरिस भी तो पता होना चाहिए। आइरिस क्या होता है, आइरिस आप लोग याद रखेंगे, आइरिस से ही हम आँख का जो कलर होता है वो डिसाइड कर पाते हैं। जैसे किसी का आँख भूरा होता है, किसी का काला बिल्कुल होता है, किसी की आँख की पुतलियाँ जो होती हैं नीली होती हैं, तो हम लोग बोलते हैं ब्लू आइज़ या फिर ब्राउन आइज़, तो इस तरह बोलते हैं ना। तो बस उसी से, आइरिस से ही क्लियर किया जाता है किसका आँख किस कलर का है, कौन सा मतलब किसकी आँख की कलर, किसी की आँख की कलर डिसाइड की जाती है। आप लोग बस इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कार्निया के ठीक पीछे आइरिस होता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसमें एक अपारदर्शी पर्दा लगा होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब एक चीज़ और है, इसमें हम लोग प्यूपिल जान लेते हैं। प्यूपिल क्या होता है दोस्तों, प्यूपिल मतलब कि जो बिल्कुल बीच का छिद्र होता है हम लोग के आइरिस के बीचों में, बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, आइरिस होता है, आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है दोस्त, इसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल्स। इसका काम बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता से होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आँख की पुतलियाँ जो होती हैं वह चौड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे उसको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से फैल जाती हैं। और जब हम लोग उजाले में जाते हैं तो वहाँ पे लाइट को कम करने के लिए वह क्या करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है, एडजस्ट करके पुतलियाँ जो होती हैं छोटी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, लाइट में जाती हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो पुपिल सी है जो छोटा और बड़ा होता है। अच्छा बताइए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, तो बता देंगे उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस दूरदृष्टि के लिए और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, जितना भी आपको बताया जा रहा है चीज़ें वो नोट करते हुए चलेंगे। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आप बता देंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, 1948 में की गई थी दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन मतलब कि IAEA, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, इसी से रिलेटेड है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो बता देंगे 29 जुलाई 1957 को हुआ था। अगर पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बता देंगे वियना। वियना, वियना किसका कैपिटल है, तो बता देंगे ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया जो सेकेंड वर्ल्ड वार में इसी की वजह से लड़ाई हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ही लड़ाई हुआ था। तो वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है।
इसका हेडक्वार्टर IAEA का कहाँ पे है, वियना में है। आप लोग इसको याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो आप लोग तुरंत बताएंगे बार्क कहाँ स्थित है, तो तुरंत बताएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ट्राम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। वहाँ के CM का तुरंत आप लोग कमेंट करिए, नहीं तो हम लास्ट में, अगर हमको याद रहता है लास्ट में तो हम बता देंगे, नहीं तो आप लोग कमेंट करिए। वैसे बता ही देते हैं, उद्धव ठाकरे, इसको आप लोग याद रखेंगे, CM उद्धव ठाकरे। कुछ लोग होते हैं दोस्तों वो नहीं बताते हैं, तो हम यहाँ सुन लीजिए महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाता है महाराष्ट्र, इसके बाद अगर देख लें हम लोग कुछ कलपक्कम परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो बताएंगे तमिलनाडु में है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसके बाद नरौरा, नरौरा 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 कहाँ पे? हमारे यूपी में है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद आपको पता होगा कि कैगा, कैगा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, यह भी पूछा जाता है। परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो बताएंगे कर्नाटक में है। रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। राजस्थान, राजस्थान हमारा राजस्थान, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर बोला जाता है दोस्तों, जो पोखरण में हमारा, इस पोखरण की बात आई तो पोखरण में बता देते हैं। जो पोखरण में लॉन्च हुआ परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, उस समय हमारे PM कौन थे? तो बताएंगे अटल जी थे, अटल जी थे। और कब हुआ था? तो बता देंगे आप 1998 में हुआ था। 1998 में जो हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं परमाणु बम को? तो बताएंगे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है ना, स्माइलिंग बुद्धा, इसको आप लोग याद रखेंगे, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उसमें 5 बम एक साथ परीक्षण किया गया था, यह भी याद रखेंगे, 5 बम को एक साथ परीक्षण किया गया था। दोस्तों कुछ चीज़ें बता देते हैं कि जो परमाणु संधान, जो स्टील प्लांट हैं वो किस किस देश की मदद से लगाए गए हैं। जैसे भिलाई, पहला भिलाई, भिलाई ये हमारा USSR की मदद से, USSR की मदद से कहाँ पे लगाया गया है इसका प्लांट? तो बता देंगे आप, इसका प्लांट छत्तीसगढ़ में लगाया गया, 1955 में लगाया गया था छत्तीसगढ़ में, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों और कुछ है तो इसके बारे में जान लेते हैं। बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, यह भी USSR की मदद से लगाया गया है। USSR पहले, इस समय रूस के नाम से जाना था, पहले सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, USSR की मदद से लगाया गया है। कहाँ पे? झारखंड में, इसका प्लांट झारखंड में लगाया गया है, झारखंड याद रखेंगे आप। ये कहाँ पे कब लगाया गया था? तो बता देंगे 1964 में लगाया गया था ऐसा प्लांट। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट, यह किसकी मदद से लगाया गया है? तो बता देंगे पश्चिम बंगाल में लगाया गया है, ब्रिटेन की मदद से, पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की मदद से लगाया गया है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। ब्रिटेन की मदद कब लगाया गया था? तो यह भी याद रखेंगे 1959 में लगाया गया था, है ना। एक और है दोस्तों, आप लोग बताइएगा इसका, राउरकेला, राउरकेला कब लगाया गया है, किसकी मदद से लगाया गया है, कौन से देश के, और कहाँ पे लगाया गया है, ये सारा आंसर हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान हम लोग आधे तक पहुंच गए हैं, आप लोग बनाए रखिए साथ। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? तो बता देंगे बॉटनी जनक थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है बॉटनी के जनक। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को जाना जाता है, यह याद रखेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को जाना जाता है, चार्ल्स बैबेज, आपको पता होगा चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज को जाना जाता है। 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था, लैमार्क, लैमार्कवाद आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, लैमार्कवाद, लैमार्क ने किया था। इसके बाद जीवधारियों का पूरी तरह से वर्गीकरण 2 भागों में किसने किया है? तो अरस्तु ने किया था, जंतु समूह और वनस्पति समूह, 2 भागों में अरस्तु ने ही जंतु समूह और किसमें आपके वनस्पति समूह में बांटा। इसके बाद दोस्तों वेटेकर आते हैं, वेटेकर ने जो आपकी जीव प्रणाली है, जीव जगत है, उसको 5 भागों में बांट देते हैं। 1969 में 5 भागों में बांट देते हैं, 5 जगत में, 5 जंतु में, 5 श्रेणी में बांट देते हैं, इसको याद रखेंगे। वीटेकर ने, वीटेकर, 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 ये साइंटिस्ट का नेम है, याद रखेंगे। वो 5 का नाम बता दीजिए। पहला है मोनेरा, मोनेरा, दूसरा है आपका प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा, ठीक है प्रोटेस्टा, तीसरा है पादप, पादप, और चौथा है फंजाई यानी कवक, कवक आ जाता है। और 5वां में हम लोग आ जाते हैं मैमल्स, आपको पता है मैमल्स, एनिमल्स जो आ जाते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स। अब इसमें जो एनिमल्स का मतलब जो बच्चे देते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं, वो मैमल्स के अंदर आते हैं। ये 5वां था। ये 5 का जो वर्गीकरण किसने किया था? तो बता देंगे आप, विटेकर ने किया था दोस्तों। ठीक है, विटेकर 1969 में किए थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी का,
स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डायरेक्ट आप लोग याद रखें, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक के तौर पे जाना जाता है इनको। और और इन्होंने और इनको जो है 1954 में भारत रत्न भी दिया गया है। ये भी याद रखेंगे आप, 1954 में भारत रत्न भी मिला है। 1954 में और किसको किसको भारत रत्न मिला गया है ये बता दीजिए तो, क्योंकि हम लोग पूरे अवार्ड का वीडियो, आप आएंगे प्लेलिस्ट में, पूरे अवार्ड का वीडियो आपको मिलेगा। तो 1954 में इनके साथ चक्रवर्ती जी को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया है। 3 लोग को साथ दिया गया है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये बताइए कि मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला है भारत रत्न? 1966 में, ये बता दिए। तो ये बताइए, लाल बहादुर शास्त्री जी को, हमारे लाल बहादुर शास्त्री दूसरे पीएम, जो कि लगभग 2 साल के लिए पीएम बनते हैं और ताशकंद समझौते में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे जाते हैं, कुछ कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है और पता नहीं चलता किस कारण से होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम बोला जाता है आईएनसी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी के बच्चों। इसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी, आईएनसी के कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी? तो बताएंगे 1886, 1906, इसके बाद आ जाता है आपका 1893। ये तीनों बार इन्होंने अध्यक्षता किया हुआ है। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखेंगे। और यही जो दादा भाई नौरोजी ही रहते हैं दोस्तों, ऐसे पर्सन हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले चुने जाने वाले भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। यह भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाता है पहली बार स्वराज की मांग कब हुई, तो आप बता देंगे 1906 में हुई पहली बार स्वराज की मांग। इस समय बाल गंगाधर तिलक ही उसके हेड हुआ करते थे, इनके अध्यक्षता में ही हुई थी। अब पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, तो बताएंगे 1930 में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन, इसको याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन हुआ करता था उस समय, आईएनसी का लाहौर अधिवेशन था उस समय। जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के अध्यक्ष थे। 1930 में पहली बार आपका झंडा भी, पहली बार आपका जो है कि स्वतंत्रता की मांग की गई और पूर्ण स्वतंत्रता भी उसमें मनाया गया। ठीक है, उसी को बोला जाता है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी अध्यक्षता में? नेहरू जी की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं। आपका अगर सन है, सन के बाद क्या आ जाता है? कौन सा ग्रह आ जाता है? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आ जाता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाता है मंगल। और यहाँ पे एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसे इनर प्लैनेट बोलते हैं, इसे आउटर प्लैनेट बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को इनर प्लैनेट और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को आउटर प्लैनेट। जो आपका शुक्र होता है और आपका जो अरुण है, इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है घूमने का, वो होता है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम ऐसे होता है। ठीक है, और सारे ग्रह का पश्चिम से पूरब होता है। इस वजह से शुक्र और आपका अरुण पे जो सूरज निकलते हैं वो पश्चिम से निकलता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अस्त कहाँ पे होते हैं? पूरब में होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो आपका शुक्र है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि इन दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है, बहुत ज़्यादा सेम है। और हमारा अर्थ लगभग 365.6 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, और यह रिवॉल्यूशन करती है। रिवॉल्यूशन जब करती है सन का, तो उस समय हम लोग के मौसम में कुछ चेंजिंग होते रहते हैं, मतलब ऋतु परिवर्तन होता है रिवॉल्यूशन के कारण अर्थ के। और रोटेशन भी करती है अपने अक्ष पे। जब रोटेशन करती है तो दिन और रात होते हैं, यह भी बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर देखा जाता है तो आपका जो बुध है वो केवल 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो बता देंगे शुक्र है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, शुक्र है। ठीक है, इसके बाद जुपिटर, जो जुपिटर है इस समय उसके पास देखा, पहले यह जान लेते हैं कि यह सूर्य का चक्कर सबसे ज़्यादा साल में लगाता है, मतलब कि देखा जाए तो 12 साल में लगाता है, 12 साल में अपना यह सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन अपने धुरी पे सबसे जल्दी, लगभग कि आपका बहुत जल्दी ही अपने धुरी पर वो घूम जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे तेज स्पीड से घूमने वाला ग्रह अपने धुरी पर, मतलब कि रोटेशन करने वाला कौन सा ग्रह है, तो बताएंगे बृहस्पति है। बृहस्पति के पास इस समय 79 उपग्रह हैं और अभी हाल में ही शनि के पास खोजा गया है 15 उपग्रह एक्स्ट्रा। तो शनि के पास कितने हो गए? 85 के आसपास में हो गए। तो इस समय अगर देखा जाए तो उपग्रह जो हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, किसके पास सबसे ज़्यादा हैं, तो बताएंगे शनि के पास हैं। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और स्टार्टिंग के 2 ग्रह, बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और शनि के चारों तरफ
वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है, जिसको पूछा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है तो बताएंगे गैनीमेड, बृहस्पति ग्रह का है। सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है तो बताएंगे मंगल ग्रह का, जिसे फोबोस डिमोस कहते हैं। फोबोस, फोबोस, फोबोस और डिमोस नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुगल से रिलेटेड, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि नूरजहाँ, जो नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, बता देंगे जहांगीर की पत्नी थी दोस्तों। ये तो अधिकतर लोग को पता होगा, जहांगीर की पत्नी थी। अच्छा दोस्तों, हम लोग क्रम देख लेते हैं। जैसे बाबर, बाबर का कब से कब तक शासन था तो बता देंगे आप 1526 से 1530 तक था। इसके बाद आ जाते हैं हुमायूं। हुमायूं को हम लोग हुमायूं आ जाते हैं। हुमायूं बाबर के ही बेटे रहते हैं, बाबर के 4 बेटे रहते हैं, जिसमें से हुमायूं सबसे बड़ा बेटा रहता है। हुमायूं का देखा जाए शासनकाल तो 1530 से 56 तक रहता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं अकबर। अकबर अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है तो बता देंगे 1556 से 1605 तक रहता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं आपके जहांगीर। जहांगीर 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 आ जाते हैं। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहता है तो बता देंगे 1605 से 1627 तक रहता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं आपके शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 27 से यानी 1627 से 1657 तक रहता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक होता है 1658 से 1707 तक। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आपका उत्तर मुगल काल आ जाते हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, रफ़ीक उद्दौला, रफ़ीक उद्दरजात, ठीक है, इस तरह सब आ जाते हैं। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, इस तरह देखा जाए तो लास्ट तक यानी कि 1857 के क्रांति तक सबसे लास्ट का मुगल शासक कौन था तो बता देंगे बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर बहादुर शाह बहादुर शाह, ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय या फिर जफर के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि इसको अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था, है ना दोस्तों। इनका देखा जाए तो दोस्तों जो चित्रकला था किसके काल में ज़्यादातर फेमस था तो बता देंगे कि जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में हमारा जो चित्रकला था बिल्कुल अपने उच्चतम सीमा पे था, है ना दोस्तों। वास्तुकला का काल किसे बोला जाता है तो शाहजहां। शाहजहां के काल को हम बोला जाता है वास्तुकला का काल। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। सेट उठा के हम देखे हैं, कई सारे सेट में पूछा गया है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था तो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसी किसी बुक में 31 भी दिया हुआ है, 31 थ्योरी में, लेकिन उसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आंसर इसका 1532 ही होगा, ठीक है दोस्तों। इसको पूरी कहानी के तौर पे अगर आप पढ़ेंगे तो 1531 की जगह 1532 ही लगाना चाहेंगे, और इसका आंसर राइट आंसर 1532 रेलवे भी दिया हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। चुनार दुर्ग कहाँ, चुनार दुर्ग पर जो प्रथम बार आक्रमण हुमायूं ने किया था कब किया था तो 1532 में किया था, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों 1531 में जो ये आक्रमण करता है वो काजिंजर 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 के किला पे करता है और उसको जीत लेता है। और इसी समय इसका जो सामना होता है शेरशाह सूरी से होता है और शेरशाह सूरी हार जाते हैं। और उसी समय अपने एक बेटे को, जिसका नाम रहता है अपने बेटे को या इसके अधीन कर देते हैं, हुमायूं के अधीन कर देते हैं, जिसका नाम रहता है कुतुब खां। क्या नाम रहता है? कुतुब खां। कुतुब खां, और इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बाद में इसका अत्याचार जब बढ़ने लगता है तो शेरशाह इससे खुद लड़ाई कर मतलब कि उलझते हैं और इसको 26 मई 1539 में आपके चौसा चौसा की लड़ाई में से पराजित करते हैं। पहली बार जब पराजित करते हैं तो फिर ये आता है घूम के। अब जो दोबारा लड़ाई होती है 17 मई 1540 में होती है। 1540 में जब होता है लड़ाई, इसको जाना जाता है दोस्तों बिलग्राम के लड़ाई के नाम से, बिलग्राम के लड़ाई के नाम से जाना जाता है, और इस समय यह बुरी तरीके से पराजित होता है। इसके बाद इसे जो है 15 साल के लिए घुमक्कड़ी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है हुमायूं को। 15 साल बाद जब यह आता है 1555 से 1556 तक रहता है, तो इसी समय इसका देहांत हो जाता है, इसके ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी दोस्तों आंसर तो दिख गया, कोई बात नहीं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाल के आप लोग लिख लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है तो बताएंगे उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ जाता है। पलामू नेशनल पार्क कहाँ पे है बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए। यह पलामू जो नेशनल पार्क है दोस्तों, यह वन्य जीव बिहार के नाम से फेमस है। ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड, ठीक है, झारखंड में पड़ता है। पलामू को बेतला भी जानते हैं, बेतला के नाम से भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बेतला और पलामू दोनों एक ही है नेशनल पार्क, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा ये बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? ये तो पता होगा लोगों को, कहाँ पे है? यह असम में है।
यह वन हॉर्स राइनोसोरस मतलब कि एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसोर आयल, इसका इस तरह हम लोग डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कर लीजिए। एसोर आयल फील्ड कहाँ स्थित है, तो आप बता देंगे एसोर आयल फील्ड राजस्थान में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है एसोर आयल फील्ड। इसका कैपिटल राजस्थान का तो जयपुर बताएंगे, जयपुर, जयपुर राजस्थान का कैपिटल हो जाएगा। राजस्थान से कर्क रेखा होकर जाती है, कर्क रेखा तो वैसे हमारे 8 राज्यों से होकर जाती है, आप लोग याद रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर जाती है, ये याद रखेंगे। और झारखंड का जो दोस्त कैपिटल है रांची, बिल्कुल इसी में पड़ जाता है ना। तो जो करके रखा जाती है राजस्थान से कितने किलोमीटर की रास्ता तय करती है, तो बताएंगे 26 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 26 किलोमीटर यह तय करती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये आपको जोधपुर नहीं दोस्तों, जयपुर। यहाँ पे एक देखा जाए तो राजस्थान में एक इंदिरा गांधी नहर भी है, वो लगभग 14 जिलों में अपना सिंचाई करवाती है। मतलब कि वहाँ पे बहुत सूखा इलाका जो है, पश्चिम वाला इलाका राजस्थान का बहुत सूखा इलाका है, वहाँ पे देखा जाए तो आपका सहारा है दोस्तों। कौन थार मरुस्थल भी है भारत का, पाकिस्तान और राजस्थान, पाकिस्तान और राजस्थान मतलब कि भारत के बॉर्डर पर है। तो राजस्थान का लगभग आधा भाग, आधा से ज़्यादा भाग इसी इलाके में आ जाता है, जो इसके लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी के नाम पे बनवाया गया है, लगभग 14 जिलों में सिंचाई होती है उसका। तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे बड़ा इंदिरा गांधी नहर है पूरे भारत का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। इसके लिए आपका पॉलिटिक्स का क्लास भी चल रहा है, आप लोग देखिए, बिल्कुल डिटेल से अभी स्टार्ट हुआ है, 8 से 9 क्लास हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो बताइए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को इन्होंने क्या कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा है संविधान का। क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 एक ऐसा आपका आर्टिकल है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ अपने अधिकार की मांग करेंगे और वहाँ पे कार्रवाई होगी, हमारा अधिकार सुना जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार कितना है, तो बताएंगे 6 है, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार भी आता था, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। इसको हटाकर 300 एक मतलब 31 अनुच्छेद से हटाकर 300 क में रख दिया गया, जिसको अब इस समय क्या बना दिया गया, ये विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस पे सरकार चाहेगी तो अपना कार्रवाई कर सकती है। अब देखिए दोस्तों कितने प्रकार के हमारे अधिकार होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। समानता, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, इसके बाद आ गया शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि आपका देखा जाए समानता का अधिकार तो 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में आता है। अगर स्वतंत्रता का अधिकार देखा जाए तो 19 से 22 के बीच में आता है दोस्तों। अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़नी है, पूरे डिटेल में नॉलेज लेना है, तो आप लोग आइए प्लेलिस्ट में और अच्छे से अपनी स्टडी करिए, बिल्कुल फ्री दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक अनुच्छेद के बारे में बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आपको पता है संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, अपने प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को, आइन्स को, क्योंकि यहाँ से हमारे संविधान का एक कह लीजिए प्रारूप झलकता है, इस वजह से इसको आइन बोलते हैं। क्योंकि अगर जो हमारे संविधान का प्रस्तावना देख लेता है उसको यह नॉलेज हो जाता है कि हमारे संविधान में किस तरह प्रावधान किए गए हैं, सब क्रमबद्ध तरीके से, सुसंगठित तरीके से सारे अनुच्छेद को अच्छे से सजोया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान निर्मात्री द्वारा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसको, जैसे कि हमारा कंटेंट होता है बिल्कुल उसी तरह हम प्रस्तावना को जानते हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए मौलिक अधिकार हुआ, यह सब के बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं, है ना, चर्चा कर लिए इस वीडियो में भी, और अलग से आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है सेपरेटली संविधान का, आप लोग देखिए चैनल पर आइए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसके बारे में देखिए तो अच्छे से बताने वाले हैं। बायो है, टिबिया तथा फेबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। जैसे आपका ये टांग है, ये आपकी जांग की हड्डी है मान लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पे टांग आ जाता है आपका, और ये पैर है आपका। तो यहाँ पे जो आगे वाला पैर होता है दोस्तों, आगे वाली, इसमें टांग में 2 हड्डियाँ होती हैं, जो आगे वाला होता है उसे फिबुला बोलते हैं, फिबुला, और जो पीछे वाला होता है उसे टिबिया बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। पीछे वाले को कभी ये पूछ लेता है पीछे वाले हड्डी को क्या बोलते हैं, तो टिबिया, और आगे वाले को फिबुला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टांग हो जाएगा। अब देखिए खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो बता देंगे 29 हड्डी होती है। 29 में से 14 जो होते हैं फेस में होते हैं, 6 हमारे कान में पाए जाते हैं, इनकस, मैलस और स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है दोस्तों वो सबसे छोटी हड्डी होती है पूरे शरीर की। तो स्टेपिस, मैलस, इनकस,
ठीक है, याद रखेंगे। तीन 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 दोनों कान में तीन तीन करके होते हैं, तीन तीन 6 हड्डियाँ हो गई, प्लस 8 हड्डी फेस पे होती है। नाक हो गया आपका, मुंह का फेस हो गया और आपका चिक हो गया, ये सब को लेके 8 हड्डियाँ होती हैं। तो 8 + 6 14, मतलब 14 हड्डियाँ जो होती हैं फेस की होती हैं, बाकी सब हमारे खोपड़ी में होती हैं और एक हमारा जो गर्दन होता है वहाँ पे टिका होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, हमारे भुजाओं में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों भुजाओं को मिला के 60 हड्डियाँ होती हैं। एक भुजा की हड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमरस, ह्यूमरस आप लोग इसको याद कर लेंगे, ह्यूमरस जो हमारे ऊपरी वाले भुजा में होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। हमारा फैलेंजर, हमारा जो हाथ की संरचना होती है ऐसे, तो इसमें जो होती है 27 हड्डियाँ होती हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारा पैर होता है, पैर में अगर देखा जाए तो इसमें भी दोनों पैरों को मिला के 60 हड्डियाँ होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी बोला जाता है तो जांग की हड्डी जिसे बोला जाता है फीमर, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फीमर, फीमर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर जितना भी मोस्ट लगा लीजिए कम है। अब देखिए, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम में किस नदी पर बनता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ से तिब्बत के अगर देखा जाए मानसरोवर लेक से एक नदी आती है, तिब्बत होते हुए आती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है तो उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग दोस्तों, दिहांग नाम से जाना जाता है। बस यही चीज़ असम में आती है तो उसे माजुली के नाम, माजुली एक द्वीप बनाती है। माजुली एक जिला है असम में, तो वहाँ पे एक द्वीप सबसे बड़ी द्वीप बनाती है पूरे विश्व का और भारत का भी। और यहाँ पे इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। कहाँ पे, आपके असम में। फिर वहाँ से वो एंट्री करती है बंगाल देश में। बंगाल देश में उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे आपको किस नाम से जाना जाता है। तो बंगाल में याद रखिएगा, बंगाल में इसको बंगाल में पहले इधर देख लीजिए, जब बंगाल में गिरती है, बंगाल में गिरने से पहले जब वो गंगा से मिल जाती है तो उसे संयुक्त धारा को क्या जाना जाता है, मेघना नाम से जाना जाता है। मेघना, हाँ दोस्तों याद आ गया। जो जब बंगाल में एंट्री करते हैं उसे जमुना नाम से जाना जाता है। जमुना नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहले देखिए तसांगपो, तिब्बत में तसांगपो नाम से जाना जाता है। जब वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर वो जब असम में आती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। फिर जो बांग्लादेश में आती है तो उसे जमुना नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं दोस्तों, यमुना तो भारत की नदी है, जमुना नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। जमुना से ही तीस्ता नदी आती है सिक्किम से, वो मिलती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद जब यह नीचे आती है बंगाल की खाड़ी में तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसके संयुक्त धारा को गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेघना नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब यह दोनों मिलके, मतलब कि इधर से अगर आपकी गंगा नदी आ गई, ठीक है, कोलकाता से निकलती है पश्चिम बंगाल में, बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी, और इधर से आपका आ गया ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों के संयुक्त को सबसे बड़ा डेल्टा बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, तो बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में बनती है। किन किन नदियों के बीच बनती है, तो बता देंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं, बताइए कौन है एकमात्र राज्य सिक्किम से मिलने वाला। इसमें बता देंगे आप, पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए असम। असम जो है हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट की 7 कंट्री आती हैं असम को लेके, उसे बोला जाता है 7 सिस्टर। असम के बाद मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाता है आपका मणिपुर, तो सॉरी दोस्तों नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के जस्ट बगल में आपका आ जाता है मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर जाएंगे, त्रिपुरा सटा नहीं है दोस्तों, मेघालय, मेघालय से की बात बीच में आ जाता है असम। अब असम 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 और राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अब जो मेघालय है दोस्तों, तो याद करेंगे जो मेघालय यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ मेघालय, मेघालय केवल हमारे पूरे भारत का एक ही ऐसा स्टेट है जो कि केवल एक देश यानी कि किससे, आपका बांग्लादेश से और एक राज्य यानी कि असम से ही बॉर्डर शेयर करता है। केवल एक इकलौता राज्य है आपका मेघालय। एक राज्य और एक देश से बॉर्डर शेयर करने वाला आपका पूरे भारत में कौन सा राज्य है, तो बताएंगे मेघालय है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में चीन है और ईस्ट में म्यांमार है, वेस्ट में आपका कौन सा है, भूटान है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया है, देखिए चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे, चंडीगढ़ के वास्तुविद के नाम से किसे जाना जाता है, तो तुरंत आप लोग बताएंगे। चंडीगढ़ का जो वास्तुविद हैं वो रूपरेखा किसने खींची थी चंडीगढ़ की, तो फ्रांसीसी वास्तुकार थे, इनको जाना जाता है ली कार्बूजियर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका जन्म हुआ था 1887 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे 26 मीटर ऊंचा ओपन हैंड स्मारक बनवाया गया है, जो कि चंडीगढ़ सरकार ने उसे प्रतीक के तौर पे अब मान्यता दे दी है, इसको याद रखेंगे। ओपन हैंड स्मारक कहाँ बनवाया गया है पूछा जाता है, तो चंडीगढ़ में बनवाया गया है, जिसको चंडीगढ़ सरकार ने वहाँ पे उसको कह लीजिए कि एक मान्यता दे दी है
स्मारक के तौर पे या फिर संरक्षित स्मारक के तौर पे उसको मान्यता दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एडविन लुटियंस आया था, पिछली बार आया था, पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। इन्होंने राष्ट्रपति भवन बनवाया है, इसको आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति भवन। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद करते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल पार्क, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सॉरी पार्क नहीं दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बता दीजिए। कहाँ पे स्थित है, तो तुरंत बता देंगे, लंदन में स्थित है। अब देखिए जो जिनेवा आया है दोस्तों, जिनेवा, ये तो पेरिस तो फ्रांस का कैपिटल है, आप लोग याद करेंगे, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, ठीक है ना। अब जिनेवा, जिनेवा में देखिए बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर हैं, जैसे ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, जिसके अभी हेड हैं टेड्रोस एडोनॉम, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 को, इसको याद रखेंगे। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, WHO का भी मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपका दिया है, अच्छा जो आपका यह आपका देखा जाए जिनेवा है, ये फिलीपींस का कैपिटल है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हॉकी इंडिया लीग, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है, तो बता देंगे 2013 है, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष 2013 है। अब पुरुष विश्व कप हॉकी जो होती है दोस्तों, पहली बार कब हुई थी, तो बता देंगे 1861 में हुआ था, इसकी स्थापना 1861 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है हमारे पुरुष विश्व कप हॉकी का, तो बता देंगे लुसाने, 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 लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसका अगर देखा जाए 2000 जो आपका पुरुष विश्व कप हॉकी वाला हुआ था, हॉकी हुआ था, वो 2018 में कहाँ हुआ था, तो बता देंगे भारत में हुआ था, इसको आप लोग याद करिए, क्योंकि 2019 में 2020 में कोई पेपर नहीं हुआ, तो पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था। और इस समय 2018 में बेल्जियम जीती थी, बेल्जियम विजेता थी, और उप विजेता के तौर पे हॉलैंड था, हॉलैंड, तो दोनों याद रखेंगे, उप विजेता और विजेता दोनों याद रखेंगे। भारत का कौन सा रैंक था, तो 6वां रैंक था इसमें, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अब अगर देखा जाए दोस्तों 2022 में, क्योंकि हर 4 साल बाद होता है, 2022 में कहाँ होने वाला है, तो बता देंगे फिनलैंड में होने वाला है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड का कैपिटल आप लोग बताइए, और ये बताइए कि इसे नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे फिनलैंड का करेंसी क्या है, ठीक है दोस्तों, ये भी दोनों बताइए, तीनों बताइए, आप लोग कमेंट करिए पटाख से। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैक होल, ब्लैक होल का सिद्धांत, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो बता देंगे S चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, S चंद्रशेखर को नोबेल अवार्ड भी दिया गया है, 1983 में दिया गया है, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा के लिए, चंद्रशेखर सीमा निर्धारित करने के लिए इनको दिया गया है। इसके बाद देखा जाता है नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था, तो बता देंगे 1901 से स्टार्ट हुआ था। हमारे देश में कितने लोग को दिया गया है, हम शुरू से बताते हैं, आप लोग देखिए, शुरू से बताते हैं, आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जल्दी जब बोल रहे हैं तो आप लोग उस आवाज़ को धीम कर लीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाए। अब देखिए यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में दिया गया है, आप लोग इसको याद रखेंगे, किसके लिए, इनके गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए इसको दिया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है CV रमन, आ जाते हैं आपके CV रमन जी, CV रमन, CV रमन को रमन इफेक्ट के लिए दिया गया है दोस्तों, 1930 में दिया गया था, आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को जिन संश्लेषण के लिए दिया गया, कृत्रिम जीन के लिए दिया गया था, तो 1968 में दिया गया है नोबेल अवार्ड, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है आपका मदर टेरेसा, मदर टेरेसा सामाजिक कार्य सेविका के तौर पर इनको दिया गया है, मदर टेरेसा जी को, इनको भारत रत्न भी मिला है। ये तो सिंपल याद करना दोस्तों, देखिए 1989 में इनको दिया गया है नोबेल अवार्ड, और 1980 में इनको भारत रत्न दे दिया गया, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे इनको। इसके बाद आ जाता है आपका अमृत सेन, अमृत सेन, अमृत सेन आ जाते हैं, इनको 1998 में नोबेल अवार्ड दिया गया है दोस्तों। यह अर्थशास्त्र के तौर पे इनको दिया गया, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इकलौता शांति के फील्ड में अवार्ड पाने वाले 2014 में यही बने हैं, और इनके साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई यह भी थी, वो सबसे कम उम्र की जानी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे, इनके साथ कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए अवार्ड पाने वाले भारत के इकलौता हैं, हाँ, इसको याद रखेंगे। फिर 2014 अभी 2019 वाले में भी दोस्तों एक लोग को दिया गया शांति का अवार्ड, आप लोग उसको भी याद रखेंगे, उसका हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग चैनल पे आइए और देखिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, इनके साथ यह भी इंपॉर्टेंट है मलाला यूसुफजई, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, शुरू से अंत तक मेरा ये पहल अच्छा लगा आपको, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए
और सारी वीडियोज़ देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं केवल एक। मैम पढ़ा रही हैं हिस्ट्री, अनुज सर सुबह लेते हैं करंट अफेयर, मतलब सारे क्लास, मैथ के क्लास भी चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने साथियों को भी पढ़ाते रहिए। बाय बाय।